हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ वेद प्रकाश। इंडियन पॉलिटी के सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट इज रन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये रन करता है किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। दीज आर द बॉडीज दैट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सो कंसीडर एज इंडिपेंडेंट एंड मोर पावरफुल। वो बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है इलेक्शन कमीशन, जिसे इंडियन आर्टिकल में 324 में मेंशन किया गया है। इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो इन्हें प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन एट सेंटर, स्टेट लेवल एंड इवन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना, कहाँ पे? सेंटर पे, स्टेट लेवल पे, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। दे हैव टू राइट, इनके पास अधिकार होता है टू सॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन एक्सेप्ट द डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बट अगर कोई भी डिस्प्यूट इलेक्शन से रिलेटेड है बट किस केस में? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में, तो उसको इलेक्शन कमीशन सॉल्व नहीं करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए होते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सुनील अरोड़ा इज द करंट 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो सुनील अरोड़ा है वो 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर आर राजीव कुमार एंड सुनील चंद्रा। और जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन कौन से हैं? राजीव कुमार और सुनील चंद्रा है। चलिए बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की। तो दे वर्क मैक्सिमम फॉर 65 ईयर बाई एज और 6 ईयर बाई एक्सपीरियंस विच एवर इज अर्लियर। इनका जो कार्यकाल होता है वो 65 साल का होता है अगर एज की दृष्टि से देखें तो, बट एक्सपीरियंस के अगर अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो 6 ईयर का होता है। अब इसमें से जो भी चीज पहले कंप्लीट हो जाए उसी के अकॉर्डिंग इनकी रिटायरमेंट होती है। और इलेक्शन कमीशन के पास ये भी पावर होता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनका सिंबल प्रोवाइड कर सकती है इलेक्शन लड़ने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जो की है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 315 से लेकर के 323 के बीच में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि जो पीएससी है उसे आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। अब चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो जाए वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात। द यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये बात मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो यूपीएससी है मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंपोजिशन अपॉइंटमेंट को लेकर के बात हुई है तो वो है आर्टिकल 316 में। ये डील होता है कि जो इनके अपॉइंटमेंट होंगे और टर्न ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स होंगे, इसको मेंशन किया गया है। द यूपीएससी कंप्राइजेस ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसे और उसके साथ जो अदर मेंबर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। 1/2 ऑफ द अपॉइंटमेंट मेंबर ऑफ द कमीशन शुड हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एट लीस्ट 10 ईयर अर्लियर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो इसमें जो आधे होते हैं अपॉइंट मेंबर जो होते हैं वो या तो 10 साल तक के किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्क में करते हैं या फिर स्टेट के अंडर में। प्रदीप कुमार जोशी इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जो की है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे मैंने भी आपको जस्ट पहले बताया है कि इसे भी आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के बीच में मेंशन किया गया है। ये बिल्कुल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह होता है बट ये वर्क केवल स्टेट वाइज करता है, इसीलिए जो इसमें चेयरमैन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर स्टेट के। फिर अगला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आता है फाइनेंस कमीशन, जिसे आर्टिकल नंबर 280 में मेंशन किया गया है। दिस कमीशन लुक इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेवल। तो उनका काम क्या होता है? टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कराना सेंटर और स्टेट लेवल के बीच में, एंड द सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी स्टेट। तो इनका काम और क्या रहता है? इनकम का जो सोर्स होता है उसको फाइंड आउट करना और जो एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं हर स्टेट के उन पर निगरानी रखना। तो जो करंट चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के वो कौन है? एनके सिंह, जो कि 15वें चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आता है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, जिसे आर्टिकल नंबर 338 में मेंशन किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल नंबर 388 के अकॉर्डिंग जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना है और इनमें जो चेयरमैन होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब जो इनका काम होता है इनके चेयरमैन का या फिर नेशनल कमीशन फॉर एससीज की बात करें, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद अ व्यू टू प्रोवाइड
safeguard assigned the exploitation of SC means schedule caste। तो इनका काम होता है इनका एक्सप्लॉयटेशन होने से या फिर उनका सेफ गार्ड उनको प्रोवाइड करना, किसको, शेड्यूल कास्ट। इन एडिशन टू प्रमोट द प्रोटेक्ट एंड देयर सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट स्पेशल प्रोविजन वर मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब साथ ही साथ इनका ये भी वर्क होता है कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके सोशल, उनके एजुकेशनल, उनके इकोनॉमिक और उनके कल्चरल इंटरेस्ट को सेव करना और उसको बनाए रखें। और जो करंट चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर एससीज वो है राम शंकर कथेरिया। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आता है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, जिसे आर्टिकल 338 ए में मेंशन किया गया है। ये जो 338 है वो किसके लिए बना था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उनके कल्चर को बचाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एसटीज बना है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड ईच मेंबर इन द नेशनल कमीशन फॉर एससीज इज 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एजेंसन ऑफ चार्ज। तो जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, उसमें जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए उस पद पर रह सकते हैं जब से उन्होंने चार्ज लिया है। The chairperson has been given the rank of union cabinet minister। जो चेयरपर्सन होगा वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पर होना चाहिए। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होना चाहिए एटलीस्ट। एंड अदर जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए, हैव द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो अदर मेंबर है वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। तो जो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटीज हैं वो है नंद कुमार साई। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, जो कि है कैग, जिसे आर्टिकल नंबर 148 में मेंशन किया गया है। द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू कीप वॉच ऑन अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। तो जो कैग होता है उसे भी प्रेसिडेंट द्वारा ही चुना जाता है और उनका काम क्या होता है, यूनियन और स्टेट के अकाउंट पर निगरानी रखना। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू सी दैट द एक्सपेंसेस वोटेड बाय द पार्लियामेंट आर द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट and land down in appropriation act or acts are not exceeded or buried। तो इनका काम होता है जो भी खर्चे वगैरह हो रहे होते हैं या फिर पार्लियामेंट में अगर किसी मंत्री ने, किसी भी मिनिस्टर ने किसी प्रोजेक्ट के लिए लिमिट से ज्यादा पैसा अगर डिमांड किया तो उस पर ध्यान रखना काम किसका होता है, कैग का होता है। तो इन्हें ये भी कहा जाता है क्या, ऑल्सो नोन एज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। जो कैग होता है उन्हें गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। Mormo is the current CAG of India है। He assumed office on 8th August 2020। He is the 40th CAG of India। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन किया गया है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, 76(1) के तहत। एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और वो तब तक उस पद पर रह सकते जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे। He must be a person qualified to be appointed as a judge of a Supreme Court। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए उस पर्सन को एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होना मींस पूर्व जज होना जरूरी है। द 5th ईयर एंड करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है के वेणुगोपाल। एंड नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। तो ये इनका आर्टिकल क्या है, 165 में इनको मेंशन किया गया है। ये स्टेट वाइज होते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पूरे कंट्री के होते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट में हो। तो सेम वैसे ही है, जैसे वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के लिए सजेशन का वर्क करते हैं, वैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट भी वर्क करते हैं। तो द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शेल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। अगर आपको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनना है तो उसके लिए हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है। तो जो करंट चेयरमैन है ये क्या होता है, हर स्टेट वाइज होता है, तो हर स्टेट में अलग अलग चेयरमैन है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज माइनॉरिटी, जिसे आर्टिकल नंबर 350B में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 350B डील्स विद द प्रोविजन फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो लैंग्वेज बेसिस पर माइनॉरिटीज है उनके प्रिवेंशन के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का निर्माण किया गया है। इट shall be the duty of special officer to investigate all matter related to the
safeguard provided for linguistic minorities under the constitution। अगर कभी भी जो लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटीज है उनकी अगर कोई भी प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, और जो स्पेशल ऑफिसर होता है वो अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सौंपता है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट डायरेक्टली उस टाइम एक्शन में होते हैं, वो डायरेक्टली फैसले ले सकते। तो ये क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, दोनों सेम बात होती है। दीज बॉडीज आर नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। तो जो ये बॉडीज होती हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं किया गया है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जो सीबीआई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1963 में, किसके कारण? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रेजोल्यूशन के कारण। तो इसका मतलब यह है कि हैज दीज आर द बॉडीज दैट आर फॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन और एक्शन। इसका मतलब यह है कि विच मीन दैट दे आर फॉर्म बाय द गवर्नमेंट्स एक्शन। तो अगर कभी भी कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो उस दौरान जो नई बॉडीज क्रिएट की जाती है तो वो कौन सी होती है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की और उनके हेड की मतलब चेयरमैन की। तो जो सबसे पहले आता है नीति आयोग। तो इसके जो करंट चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। कभी भी अगर कोई फ्यूचर में दूसरा कोई पीएम बनता है तो वो नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके भी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है नरेंद्र मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके चेयरमैन है एक्स CGI HL दातू। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये स्टेट वाइज है तो सभी स्टेट में अलग अलग चेयरमैन है। फिर आता है CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसके चेयरमैन है ऋषि कुमार शुक्ला। फिर आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, प्रेजेंट टाइम में जो करंट चेयरमैन है वो है श्री KV चौधरी। लोकपाल एंड लोकयातस, इसके जो करंट चेयरमैन है वो है पिनाकी चंद्र घोष। फिर आता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये सभी स्टेट में अलग अलग चेयरमैन है। एंड लास्ट में आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो जो प्रेजेंट टाइम में करंट चेयरमैन है श्री बिमल जुल्का, जो कि प्रेजेंट टाइम में 19 फरवरी 2020 में बने हैं। तो ये थे हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था हाउ मेनी शेड्यूल्स इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मींस 8 शेड्यूल्स। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और आज का हमारा क्वेश्चन है हु इज करंट चेयरमैन ऑफ CBI। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर सेकंड इज XCGI HL दत्तू, ऑप्शन नंबर थर्ड इज पिनाकी चंद्र घोष, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज KV चौधरी। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज देना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।